नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के उन गुणों को और विशेष लक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी। तो हम स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के दौरान या स्वतंत्रता के दौरान जो गतिविधियां थी, स्वतंत्रता से पहले जो गतिविधियां थी और वर्तमान की जो गतिविधियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की या जो लक्षण है, उन तीनों क्षेत्रों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं। भारतीय अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं पर जो स्वतंत्रता से पहले मौजूद थी। तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में आके अपने व्यापार को स्थापित कर भारत की राजनीतिक सत्ता को भी अपने कब्जे में ले लिया और उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता के माध्यम से भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना था और उस दोहन से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो अकालग्रस्त, ऋणग्रस्त और उस स्थिति में भारत आर्थिक रूप से एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जाते हैं तो भारत में ना तो किसानों के पास पूंजी थी, न उद्योगपतियों के पास पूंजी थी, ना ही अवसंरचना थी, ना ही तकनीकी विकास भारत में मौजूद था। एक पिछड़ेपन के रूप में भारत विश्व में जाना जाता था और स्वतंत्रता के बाद भी भारत में पूंजी के अभाव के चलते पिछड़ेपन, तकनीकी ज्ञान विज्ञान के अभाव के चलते भारत के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार करे। तो स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, अकालग्रस्त, ऋणग्रस्त था और उसका जो स्वरूप था वो आर्थिक औपनिवेशिक स्वरूप से युक्त था, जहाँ धन के निष्कासन के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत का समस्त रूप से धन भारत से ले जाकर इंग्लैंड में या हम कहें ब्रिटेन में जाकर उसे लगाया अपने उद्योगों में। अपने उद्योगों को उन्होंने फलीभूत किया, सिंचित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। तो वहीं स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज भारत को हरा भरा तो छोड़ के नहीं गए। अंग्रेज भारत को एक ऐसी स्थिति में छोड़ के गए जहां भारत के लिए बहुत सी चुनौतियां थी। चारों तरफ गरीबी थी, बेरोजगारी थी, दंगे फसाद थे और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी थी। भारत में चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए जहां एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था, संविधान में लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्थिक सामाजिक विकास की गतिविधियों को बल देने के लिए एक व्यवस्था लेकर आए हम, और वो है नियोजन। क्या है नियोजन? कि हम कैसे प्लानिंग करके भारत में मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें, कैसे हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो भारत में मौजूदा संसाधनों का उचिततम दोहन कर सके और अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचा सके। तो सरकार का यह उद्देश्य था कि वह संविधान में मौजूद जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए एक ऐसी संस्था संगठन का निर्माण करे जो सरकार को इन उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करे। और इसी क्रम में एक संस्था का निर्माण किया गया, एक संगठन का निर्माण जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। तो 1950 मार्च में योजना आयोग का गठन किया गया, क्योंकि उस समय आप सबको पता है इस नियोजन के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, पर पूंजी उस समय थी नहीं, क्योंकि पूरी पूंजी अंग्रेजों ने भारत से ले जाकर इंग्लैंड में जाके उड़ेल दी। तो पूंजी का अभाव था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता अगर देखें तो पूंजी का अभाव था, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, चालक बल हमने उद्योगों को बनाया। अर्थात हमने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक कौन होगा? उद्योग था। क्यों था? क्योंकि हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देख लिया था और यूरोपीय कंट्रियों को भी हमने विकसित राष्ट्र के रूप में देखा कि उनके पास मशीनें हैं और उन्होंने इन्हीं मशीनों के माध्यम से अपने देशों को विकासशील बनाया, विकसित बनाया और विश्व के विभिन्न देशों पर अपना नियंत्रण भी स्थापित किया। तो हमने इसी से प्रेरणा लेकर हमने भी भारत में उद्योगों को विकास का मुख्य परिचायक बनाया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख रूप से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना विभिन्न देशों की सहायता से भी की। चालक बल कम उस समय आय कम थी, क्योंकि व्यापक स्तर पर भारत में क्या बनी हुई थी? आप सबको व्यापक स्तर पर भारत में बेरोजगारी बनी हुई थी। बेरोजगारी क्यों बनी हुई थी? क्योंकि बेरोजगारी में का सबसे बड़ा कारण था कृषि का पिछड़ापन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ चुकी थी। साथ में भारत में कोई भी ऐसे उद्योग या संरचना या स्ट्रक्चर नहीं था
कि लोगों को प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन का विकास कर सके, और न ही ऐसी संरचनाएं थी जो मौजूदा मानवों को, मौजूदा जो प्रशिक्षित लोग थे उनको रोजगार दे सके। उप और साथ ही केंद्रीकृत प्रणाली थी। सरकार ने पूर्ण रूप से इस बाजार पर नियंत्रण लगा रखा था, क्योंकि बाजार में नियंत्रण के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय जो विद्वान थे, भारतीय राजनीतिक थे, भारत जो था उसको सबसे बड़ा इस बात का भय था कि कोई फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापारिक सत्ता या व्यापारिक अधिकार स्थापित करके फिर से भारत को राजनीतिक स्तर पर गुलाम न बना ले। इसलिए केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई थी, उसके पीछे यही कारण मौजूद था। ऊपर से मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई, अर्थात हमने कहा हमारे देश में बाजार व्यवस्था भी स्वतंत्र होगी, साथ में सरकार का भी हस्तक्षेप समाज समय समय पर मौजूद होगा। विषमता मौजूद थी, एक वर्ग साधन संपन्न था, एक वर्ग साधनहीन वर्ग था। अर्थात भारत में जमींदार वर्ग है या पूंजीपति वर्ग थे, कुछ उद्योगपति थे, उनके पास साधन थे, परंतु एक बड़ा तबका गरीबी की मार, अकाल की मार, ऋणग्रस्तता की मार झेल रहा था, अर्थात साधनहीन था। तो भारत में उस समय आर्थिक विषमता मौजूद थी, आय कम थी, व्यापक बेरोजगारी मौजूद थी। आप देख सकते हैं पूंजी का अभाव था, और चालक बल के रूप में हमने उद्योगों को अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य इंजन बनाने का प्रयास किया, और नियोजन के स्तर पर हमने योजना आयोग का गठन किया। तो ये स्वतंत्रता के बाद की यह परिस्थितियां थी कि हम भारत को फिर से हम विकासशील विकसित राष्ट्र के रूप में या प्रोग्रेस करें, ताकि भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर एक मजबूत पद्धति, मजबूत समाज का निर्माण हो सके, मजबूत राष्ट्र का गठन हो सके, मजबूत अखंड राष्ट्र का विकास होगा, किसी प्रकार की कोई विषमता न हो, किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, अलगाव ना हो समाज में, चाहे अर्थव्यवस्था में, चाहे राजनीतिक स्तर। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समाज को मजबूत बनाना होगा, और समाज को मजबूत बनाने के लिए हमें लोगों को रोजगार अर्थात आर्थिक गतिविधियों को बड़ा सुदृढ़ीकरण करना होगा, क्योंकि बिना रोजगार के, बिना पैसे के कैसे लोग वाग संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आप ही बताइए कि मैं आपसे कहूँ कि आपको घूमने की आजादी है, हमारा संविधान हमसे कहता है आर्टिकल 19 के तहत कि भारत में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। अब यह घूमने की आजादी का उपयोग हम तब कर पाएंगे जब हमारे जेब में पैसा हो, और पैसा कब होगा, जब हमारे देश में वह संरचनाएं, वह संसाधन मौजूद हो जिसके माध्यम से हम अपनी आजीविका चला सकें, अर्थात आय के साधनों का निर्माण कर सकें। जब आय के साधनों का निर्माण कर पाएंगे तो जेब में पैसा भी आएगा, और पैसा भी आएगा तो हम अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है देश में घूमने का, हम उसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि जब तक हमारी जितनी भी सामाजिक आवश्यकता है वो तभी पूरी हो पाएंगी जब आर्थिक रूप से हम मजबूत हो पाएंगे। तो किसी भी देश के सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के पहले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से युक्त कर दिया, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मात्र देश अर्थात इंग्लैंड या अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थी, और अंग्रेजों ने भारत में संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया तो उसका कोई भी लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ। इसको ही दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, और कांग्रेस ने भी 1885 में जब गठन हुआ तो इसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को ही अंग्रेजों के खिलाफ यूज भी किया, और राजनीतिक चेतना का भारत में जागरण किया। तो वहीं स्वतंत्रता के पश्चात आप देख सकते हैं पूंजी के अभाव में हम भारत में उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो साथ ही नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत में हम आर्थिक सुदृढ़ीकरण के भी प्रयास करने पर बल दे रहे थे। अब देखें तो वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में आज विश्व परिवर्तित हो रहा है, विश्व में नवाचार पर बल दिया जा रहा है, स्टार्टअप पर बल दिया जा रहा है, नई सोच, नई तकनीक, नए आयाम गठित किए जा रहे हैं। इसलिए इसी परिवर्तन को भारत में भी एडप्ट करने के लिए, भारत में भी इसे लागू करने के लिए हमने नीति आयोग का गठन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अर्थात हम भी इस परिवर्तन की चाह में हैं, और इस परिवर्तन को युवा और भारत मतलब एक इच्छा शक्ति है, भारत में एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो भारत को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाए। इसी क्रम में हमने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, ताकि हम भी परिवर्तन के अनुकूल विश्व को विकसित राष्ट्र बना सकें। तो साथ ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अभी भी अपना रखा है, जहाँ
हम कहते हैं कि भाई बाजार प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो साथ ही राज्य भी, देश भी, सरकार भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आपको कार्यक्रम, योजनाएं या सरकार के हस्तक्षेप जारी रहेंगे। ऐसा नहीं कि बाजार में कोई कब्जा कर ले कंपनी और लोगों का शोषण करे। सरकार उस पर ध्यान देगी। कानून व्यवस्था के माध्यम से सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का, उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। आय में वृद्धि हुई है पहले से। 1950 और 51 में आप देख सकते हो, 1950 की आय कुछ और थी और आय में आज कई गुना वृद्धि हुई है। कुशल मानव, पहले मानव हमारे पास थे, आज भी हैं, पर कुशलता का अभाव था। आज कुशलता पर बल दिया जा रहा है। कौशल विकास की योजनाएं बढ़ाई जा रही है और इन कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से हम ऐसे मानव का निर्माण कर रहे हैं जो कुशल हो। कुशल का मतलब क्या है? स्किल का मतलब क्या है? जिसके अंदर कार्य करने का सील हो, उसे हम कुशल मानव कहते हैं। उसके अंदर गुण हो, मतलब कि उसे कोई भी काम दिया जाए उसके क्षेत्र से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, तो वह उस कार्य को करके वह अपने स्वरोजगार उत्पादित कर सके, वह कहीं पर भी रोजगार में इन्वॉल्व हो सके। अर्थात हमें एक ऐसे मानव का निर्माण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जो क्या कर सके, संसाधन के रूप में विकसित हो सके। तकनीक आज हमारे देश में हम देख सकते हैं, एआई हो, चाहे रोबोट हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इसरो हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, बार्क हो, आज इन्हीं सब संस्थाओं के माध्यम से ऐसी संरचनाओं का भारत में निर्माण किया जा रहा है, ऐसी तकनीक डेवलप की जा रही है जिससे कि हम मौसम की जानकारी ले सकते हैं, भूकंप की जानकारी ले सकते, आपदाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं और हम सतत विकास, समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। डिजिटलाइजेशन हो, सूचनाओं के माध्यम से हम लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कम समय में लोगों से कनेक्ट हो सकें, उनको सही समय पर उचित सूचना प्रदान कर सकें ताकि वो है इस सूचना का उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। समाजवादी समाज की स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ विषमता थी, एक वर्ग पर साधन थे, एक वर्ग पर साधन नहीं थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को पर भी आवास है जिन लोगों पर कभी झोपड़ियां नहीं हुआ करती थी। आज हम पेयजल स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से यह कोशिश कर रहे हैं तो लोगों तक भी स्वच्छता पहुंचे, उन लोगों तक भी शुद्ध पेयजल पहुंचे जो कल तक दूर दूर तक गांव में या कहीं बस्तियों में पेयजल लाने के लिए परेशान होते थे, उन्हें जाना पड़ता था और उनका समय और पैसा इसी में खर्च होता था। अब बताइए, अगर मलिन बस्तियां हैं तो वहां पर बीमारियां फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी तो लोग अपना पूरा पैसा जो भी बेचारे कमा के लाते हैं, गरीब तबके के लोग, वो किस में लगा देंगे? स्वास्थ्य में लगा देंगे। तो उनके पास फिर रहने, खाने, शिक्षा के लिए और घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए पैसा नहीं बचेगा। जब पैसा नहीं बचेगा तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे और खुद भी अपने बच्चों को ना पढ़ाने के साथ साथ वो अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनके मन में अलगाव पैदा होगा और उसी समय कोई ध्रुवीकरण कर दे उनका कि आओ मैं तुम्हारी गरीबी मिटाता हूँ, आओ तुम्हारे दुखों का अंत करता हूँ, और वो उनको साथ लाकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा। बोलो। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे तबके, ऐसे समाज के वर्ग को हम क्या दें, वह सभी सुविधाएं दें जिसके कारण वह पढ़ लिख सके, अपनी समस्त जो भी दैनिक आवश्यकता उनकी पूर्ति कर सके और अपने आप को भी वह उन लोगों के साथ खड़ा कर सके, उन लोगों के साथ बराबरी से खड़ा हो सके जो लोग साधन संपन्न थे, ताकि उसके मन में कोई अलगाव ना आए। अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, सभी लोगों को राजा बनने का अधिकार होना चाहिए, सभी लोगों को वह प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहिए जिससे कि लोग अपने उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर, खड़े होकर, उसका यूज करके अपनी अंदर मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कुशल मानव का विकास कर सकें, रोजगार डेवलप कर सकें, स्टार्टअप डेवलप कर सकें, जिससे कि आर्थिक विषमता खत्म हो। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। उदारीकरण मतलब सरकार द्वारा जो आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, कानून बनाए गए थे, आरक्षित उद्योग बना दिए गए थे कि सिर्फ सरकार ही इन पर कार्य करेगी, सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करेगी, सेवा प्रदान करेगी, या कानूनों के माध्यम से कोशिश की गई कि सरकार किसी अन्य कंपनी पर भी इतने प्रतिबंध लगाई जो कंपनी कभी अपने आप को स्थापित ही न कर पाए। तो कानूनों में जो आज छूट दी जा रही है, कानूनों को जो सरलीकृत किया जा रहा है, सरकार जिस प्रकार से राजनीतिक जो हस्तक्षेप है बाजार में उसको कम कर रही है, तो हम कहेंगे उदारीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब आप सब जानते हैं कि सरकार खुद विनिवेश की नीति अपना रही है, सरकार खुद लोगों को स्वरोजगार डेवलप करने के लिए, निजी उद्यम डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ऋण प्रदान कर रही है, वातावरण प्रदान कर रही है।
तो हम कहेंगे निजीकरण पर बल दिया जा रहा है। तो साथ ही वैश्वीकरण का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ना। आज भारत अर्थव्यवस्था के स्तर पर विभिन्न देशों के साथ आयात निर्यात पर बल दे रहा है। विभिन्न देशों से वह टेक्नोलॉजी मंगा रहा है, विभिन्न देशों से निवेश आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, तो अपने देश में बने हुए सामान को भी विभिन्न देशों में भेजा जा रहा है। ठीक है। ट्रिपल पी पार्टनरशिप पर की सरकार के साथ साथ निजी जो उद्यम है, उद्योगपति हैं, निजी जो संगठन है, वो भी साथ मिलकर विकास की गतिविधियों को संचालित करें। चालक बल आज कृषि का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले चालक बल उद्योग हुआ करते थे। आज कोशिश की जा रही है कि हम भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाए। इसलिए आप देखेंगे कि वर्तमान में जो 4 स्तंभ सरकार ने निर्धारित किए, जिसके आधार पर इन 4 स्तंभों के आधार पर विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है, उस चालक बल को हमने इसलिए ही अपनाया है कृषि को, क्योंकि यह हमारा 4th स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ कृषि है। और कृषि तो आर्य वैदिक काल से ही कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। और भारत आज भी कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। बोलिए। और गाँव में क्या होती है? खेती होती है। अगर कृषि का विकास होगा तो गाँव का विकास होगा, तो गाँव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और भारत का विकास होगा तो बात पक्की है कि विकसित भारत 2047 का सपना भी हमारा पूरा हो पाएगा। तो चालक बल के रूप में कृषि पर बल दिया जा रहा है। आज सतत विकास में बात करें, जैविक खेती की बात करें, या तकनीकी विकास की बात, ड्रोन के माध्यम से बात करें, या हम खरपतवार के नाश की बात करें, या बीज की बात करें, हर एक क्षेत्र में किसान को भी और फसलों को भी, भूमि को भी, पर्यावरण को भी संतुलित करके, समन्वय स्थापित करके कृषि को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कृषि भविष्य की भी आवश्यकताओं को पूरी करे, अर्थात एक ऐसी धारणीय कृषि का विकास किया जा रहा है और एक ऐसे मजबूत किसान को स्थापित किया जा रहा है जो आत्महत्या ना करे, बल्कि वह है भारत के विकास के इंजन का मुख्य आधार बने। समावेशी विकास आप सबको पता है। समावेशी विकास पर मैं कहूँ, समावेशी विकास का मतलब है प्यासे को पानी पिलाना। कि प्यासा कौन है उसको पानी पिलाएं, अर्थात उनको हमें सुविधाएं या कोई भी चीजें नहीं देनी, उपकरण नहीं देनी जो पहले से ही मजबूत है। हम उनको मजबूती प्रदान करें जो आवश्यकता के लिए जो अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान है, जिन्हें आवश्यकता है, जो इच्छा शक्ति रखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गरीब तबके के, जो अल्पसंख्यक हैं, जो SC ST OBC या महिलाएं, जो कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जनसंख्या का जो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें वह संसाधन प्रोवाइड उन्हें कराने हैं जिन्हें प्यास लगी हो, अर्थात जिन्हें आवश्यकता हो। सतत विकास का मैंने अभी मतलब समझा है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमें भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना है। तो सतत विकास जिसे कहेंगे, अर्थात हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, हमारी जो जनरेशन आए, वो हमसे ये ना कहे कि पिताजी या माताजी हमने आपके जो पिताजी थे उन्होंने जो पानी देखा था वो तालाबों में देखा था, आपने पानी नलों में देखा, हम बॉटल में देख रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलो। क्योंकि हमने आज देखो अस्वच्छता के चलते और पानी की बर्बादी के चलते आज पेयजल संकट भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संकट सामने देखने को मिल रहा है, और लग रहा है कि आगे चलकर वाटर वार होगा, लड़ाई युद्ध पानी के लिए होगा। तो आज सरकार क्यों कह रही है कि हमें अमृत सरोवर बनाना चाहिए, गंगा जल संवर्धन अभियान चलाना चाहिए, भू अटल जल जितनी भी योजनाएं चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, विभिन्न नदियों की सफाई की जा रही है, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये क्यों? ताकि हम अपने देश में मौजूदा जल संसाधनों का उपयोग कर सकें। याद रखें, हम भूखे लंबे समय तक रह सकते हैं और प्यासे नहीं रह सकते, है ना? और जल ही जीवन है, ये हमारा स्लोगन है। अब वर्तमान में ही हम देखें तो 4 स्तंभ हमने स्थापित किए। कृषि हमारा प्रमुख स्तंभ है, MSME हमारा स्तंभ है, निवेश और निर्यात। तो विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करना है तो इन 4 स्तंभों पर कार्य करना होगा, कृषि पर, MSME, निवेश और निर्यात पर। सबसे विकसित भारत के सपने को पूरा करने, देश भूमि से नहीं लोगों से बना, सबका विकास, अर्थात सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, और सभी लोग मिलकर ही विकसित भारत 2047 जो हमारा भविष्य है उसका सपना पूरा कर सकते हैं। तो हमने देखा स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान, ये हमारा भविष्य है। तो हमारा भविष्य इन 4 पिलरों पर टिका हुआ है, और 4 पिलर में सबसे पहला कृषि है। कृषि में हमारी कोशिश है कि हम किसान के लिए भी, भूमि के लिए भी, उर्वरक के लिए भी, और खरपतवार के लिए, कीटनाशक के लिए भी, पर्यावरण के लिए, सतत कृषि के लिए, जैविक खेती के लिए भी हम प्रयास करें। इसलिए हम
किसान को केसीसी के माध्यम से 5 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। पीएम धन धान्य योजना कृषि विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। कपास या कारखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है कि कपास उत्पादन में संचय लाया जा रहा है। कारखाना बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। ऐसे दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए हम बीज निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन से युक्त हो, जिनमें पैदावार अधिक हो, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता ला सकें और उच्च पैदावार को स्थापित कर सकें, उच्च पैदावार को बढ़ावा दे सकें। एमएसएमई में हम देख रहे हैं कि उद्यम पोर्टल के माध्यम से हम लोगों को नए नए उद्यम स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें घर बैठे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे सामने यह बात है कि भारत में अगर लघु कुटीर उद्योगों का विकास होगा, जो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी का स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता की परिस्थिति दौरान सपना था कि भारत गांव में बसता है, और हम लघु कुटीर और सूक्ष्म उद्योगों को अगर गांव में स्थापित करते हैं तो प्रत्येक गांव में जो कृषि कच्चा माल के रूप में मौजूद है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा, और जो गांव में मौजूद लोग हैं बेरोजगार, उनको प्रशिक्षित करके हम रोजगार भी दे पाएंगे, और इन कुटीर उद्योगों में बना हुआ सामान देश विदेश में भी हम बेच पाएंगे। तो बताइए, गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सोचिए, तो एक लिंक जो हमारी अंग्रेजों की गुलाम बनने से पहले थी कि गांव एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित थे, जहाँ लघु कुटीर उद्योगों को कृषि से कच्चा माल मिलता था, अर्थात कृषि और उद्योग आपस में क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अंग्रेजों ने इसी को तोड़ दिया, तो इसी को फिर से स्थापित करने के लिए हमने एमएसएमई योजना चलाई जा रही है, एमएसएमई को पिलर बनाया जा रहा है। यहाँ मेक इन इंडिया, SC/ST ऋण प्रदान करना, वातावरण पर प्रशिक्षण, ये सब प्रवर्तन। निवेश की बात करें तो लोग अवसंरचना और नवाचार में निवेश की बात की जा रही है कि भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों में निवेश किया जाए, लोगों मतलब लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण, उपकरण प्रदान किए जाए, चाहे वो अटल टिंकरिंग की बात हो, विभिन्न प्रयोगशालाएं स्कूलों में स्थापित की जा रही हो, या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, ताकि हम कुशल मानव का विकास कर सकें। निवेश मनुष्य में क्या हमारे घर वाले भी तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, वो निवेश ही तो है। वैसे सरकार भी हमें पढ़ाए लिखाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, वो निवेश ही एक तरीके का। तो अवसंरचना में दूसरा, जब व्यक्ति कुशल मानव बन जाएगा कि वो कुछ कर सकता है, उसके अंदर स्किल आ जाएगा, उसके अंदर सील आ जाएगा किसी भी कार्य को करने का, तो इसके पश्चात अवसंरचना का व्यक्ति तो उसे क्या मिले उसे स्ट्रक्चर मिले, उसको परिवहन के साधन, संचार के साधन मिले, ताकि वह अपने स्वयं के स्वरोजगार डेवलप कर सके, क्योंकि वो पढ़ा लिखा मानव है। उसके लिए ऐसी संरचना डेवलप करें, अवसंरचना के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसे जॉब मिल सके। बोलो, कि वो पढ़ लिख कर जॉब कर पा रहा है, देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे पा रहा है। तीसरा, नवाचार। नवाचार मतलब हम ऐसे आइडियाओं का सर्जन करें, ऐसे न्यू आइडिया लेकर आए जिससे कि भारत में नए नए उद्यम स्थापित हो, और नए उद्यम स्थापित होंगे तो लोगों को नई नई तकनीक से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, और नई तकनीक आएगी तो नए रोजगारों का सृजन होगा, और जो बेरोजगार हैं, जो स्किल्ड बेरोजगार लोग हैं, उनको भी इन उद्यमों में क्या मिल पाएगा, रोजगार। और हमारी जनसंख्या, जो हमारा सबसे बड़ा मुख्य शक्ति का आधार है, उस शक्ति का हम इस्तेमाल देश के आर्थिक विकास में कर सकेंगे। आगे चलकर निर्यात की बात करें तो, क्योंकि आप सबको पता है, निर्यात होगा तो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा से देश और सशक्त होगा, हमें विदेशों से ऋण लेना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्षेत्रीय एवं विभागीय लक्ष्य बनाए गए हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी क्षेत्र, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी भारत के राज्य से रिलेटेड हो, उसको प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार से, मतलब उसका विकास हो, ऋण प्रदान किया जाए निर्यात के लिए। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाए। वैश्विक क्षमता केंद्र और भारत नेट प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, वैश्विक क्षमता केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम ऐसे केंद्रों का डेवलपमेंट कर रहे हैं कि भारत से जो भी वस्तु निर्यात करें, वह वैश्विक स्तर पर मौजूदा वस्तु या सेवा का क्या कर सके, मुकाबला कर सके। और जो प्लेटफॉर्म निर्मित किया जा रहा है हमारे देश में, भारत नेट ट्रेड प्लेटफॉर्म, उसका उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म से हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लोगों को इस निर्यात व्यवस्था से जोड़ें, लोगों को निर्यात कैसे किया जाए, कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, ये सब व्यवस्थाएं करके दें। तो आज की क्लास में हमने ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा की कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, और वर्तमान और भविष्य हमारा क्या है। सोचो, हमने 4 बहुत बड़े बिंदुओं पर बात की कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, वर्तमान और हमारा भविष्य क्या है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको क्लास कैसी लगी, आप कमेंट्स करके मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते रहिए। और हमारी कोशिश है कामयाबी तक की, कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, हम इस प्लेटफॉर्म से आपको कोशिश करके पढ़ाते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए। हमारी कोशिशें जारी हैं, आपकी कोशिशें भी जारी हैं,
और आप सबको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्रयास, निरंतरता ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।